फिजिक्स के अंतर्गत आज हम लोग प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन इस संबंध में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। आज हम लोग प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, ये हेड डालीजिए, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन तो शॉर्ट में लिख देते हैं प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन के बारे में अध्ययन करें। इसमें होता क्या है, कभी कहीं आपको लिखा मिलेगा आवर्धन केवल, कहीं लिखा मिलेगा प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, कहीं मिलेगा लिखा आपको रेखीय आवर्धन। तो सारी बातें एक ही हैं। हाँ, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बेसिक से हम चलते हैं। प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन को m से लिखा जाता है। तो m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई। देखिए, पहले हम आपको फॉर्मूला ही बता देते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये फार्मूला होता है। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जो आवर्धन m होता है, m बराबर, अच्छा, प्रतिबिंब की लंबाई को I से लिखते हैं। प्रतिबिंब किससे? इमेज। तो इमेज से I लिया गया, तो m बराबर I बटे, है ना, ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई को O से लिखा गया, तो O हो गया ये। तो m बराबर I बटे O। अब ध्यान दीजिए, I बटे O ये है। तो अब यहीं से हम परिभाषा निकाल लेते हैं। तो आगे की हम पेज पर परिभाषा, ठीक है, अब हम इसी से परिभाषा बनाएंगे। रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या होगी उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या होगी? देखिए, I बटे O, यानी I बटे O। ये पर इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, देखिए ध्यान दीजिए, हम लिख दे रहे हैं वस्तु के प्रतिबिंब की, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, और I क्या है भाई? प्रतिबिंब की लंबाई है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब का क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, ये हो गया रेखीय आवर्धन की परिभाषा। अच्छा, आगे देखिए, यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखा जाए और दर्पण से वस्तु की दूरी को u से लिखा जाए। ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिबिंब की दूरी है और ये वस्तु की दूरी है दर्पण से। ठीक है, तो एक और हमको अनुपात मिलता है, रेशियो मिलता है, वो क्या है? तो यहाँ पे m बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी v बटे दर्पण से वस्तु की दूरी यानी u। तो m बराबर v बटे u मिलेगा। अच्छा, ये भी रेखीय आवर्धन है। और अभी आपको एक और मिला था, हमने परिभाषा से आपको बताया कि I बटे O, ये भी है। तो ये भी m, ये भी m। तब यहाँ से हमको एक रिलेशन मिलेगा, वो मिलेगा कि I बटे O बराबर v बटे u। ठीक, I बटे O बराबर v बटे u। ये है क्या है? रेखीय आवर्धन। ये क्या है? रेखीय आवर्धन है। अब इसी का, यानी जो ये किसके इक्वल होगा?
ये इक्वल होगा m, अर्थात m बराबर आप लिख सकते हो I/O बराबर V/U। अब इसी का हम निगमन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निगमन पढ़ेंगे। तो इसका निगमन पढ़ने से पहले हम लोग एक फिगर ड्रा करेंगे। उस फिगर को देखेंगे क्या है, कैसे ड्रा किया गया है। सबसे पहले उस फिगर को देखिए, बहुत ध्यान से इस फिगर को देख लीजिएगा। ये आपका अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये P क्या है? पोल है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, चूँकि हम यहाँ अभी वक्रता, त्रिज्या और फोकस को फिक्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हम हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं। आप पटरी पेंसिल से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो हम यहाँ C के बाहर एक वस्तु रख रहे हैं। ये क्या है? एक वस्तु है। कलर चेंज कर लेते हैं। एक वस्तु रखा हुआ है, इस वस्तु का क्या नाम है? AB एक वस्तु है। इस पे हम किरण चलाते हैं, एक समांतर किरण चलाते हैं। तो आप जानते ही हो कि जो समांतर होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएंगी भाई? फोकस से होकर जाएंगी। तो यहाँ हमारा क्या हो गया? ये फोकस हो गया। ठीक, अगला देखते हैं हम। अगला पोल से होकर जाने वाली किरणें। ये देखो, ये ऐसे पोल से हम एक किरण चलाते हैं। तो जो पोल से होकर जाती है किरण, ये फिर इस तरीके से वापस चली जाती है। तो ये पोल से होकर गई, वापस आ गई। एक किरण हम चलाते हैं वक्रता केंद्र से। तो जो वक्रता केंद्र से जाती है किरण, इस तरीके से, सपोज दैट यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें टकराने के बाद में अपने मार्ग में वापस चली आएंगी। तो जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा, वो प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, ये प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। ठीक है, ये प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। ये कैसा है? A1 B1, ये प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तो ध्यान दीजिए, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट यहाँ पे F। ठीक, ये हमारा फिगर हुआ, ये हमारा फिगर हुआ। ठीक, अब इसी फिगर को हम ले करके आगे चलेंगे। ठीक, तो हम अब आगे आपको M बराबर I/O बराबर V/U का निगमन बताने जा रहे हैं। यानी अभी आप पढ़े कि M बराबर क्या होता है? M बराबर I/O और यही बराबर होता है V/U। इसका निगमन ये कैसे आया? तो अभी हमने उधर फिगर बनाया पिछले पेज में, उसमें क्या है? AB क्या है? AB क्या है? वस्तु है। और इस AB वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो A1 B1 है। ये क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक, ये AB वस्तु का प्रतिबिंब A1 B1 ये बनना दिखाया गया है पिछले वाले फिगर में। अच्छा, और आप जानते हो कि रेखीय आवर्धन M बराबर I/O होता है। इसको समीकरण आप फर्स्ट ले लीजिए। अच्छा, त्रिभुज APB तथा त्रिभुज A1 B1 P है ना, इसमें देखेंगे A1 B1 P, इसमें देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि कोण AB और P बराबर कोण A1 B1 P। ये क्यों होंगे? क्योंकि प्रत्येक 90 अंश है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन मिलेगा कि कोण APB बराबर कोण A1 PB1। ये परावर्तन के नियम से, ये परावर्तन के नियम से, अतः ये दो त्रिभुज दोनों क्या हुए? समरूप हो गए। अतः दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, इसलिए संगत भुजाएं आनुपातिक हुई
तो A1 B1 बटे AB बराबर PB1 बटे PB, ये मिलेगा। इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 2। आगे देखिए, ठीक। परंतु आप जानते हैं कि जो A1 B1 है ये क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। ध्यान दीजिए, A1 B1 क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। इसको किससे लिखते हैं? I से लिखते हैं। अच्छा, AB क्या है? वस्तु की लंबाई है, ठीक है। और वस्तु की लंबाई को O से लिखा जाता है। आगे चलते हैं। PB क्या है भाई? PB क्या है? PB यानी P पोल था और B वस्तु का निचला भाग था। तो वस्तु की दर्पण से दूरी है। ये जो है वस्तु की दर्पण से दूरी, और वस्तु से दर्पण की दूरी को किससे लिखते हैं? U से लिखते हैं। अच्छा, PB1 ये बराबर क्या है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है, और प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी को V से लिखते हैं। अब इन सभी मानों को इस सभी मानों को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो इन सभी मानों को जब समीकरण 2 में रखेंगे, यानी जो हमारा A1 B1 बटे AB था उसमें जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें मिलेगा I बटे O बराबर V बटे U, ठीक। और यही किसके इक्वल है? M के इक्वल होगा, क्योंकि उधर अभी पढ़े हैं कि M बराबर I बटे O। तो इस तरीके से हमें ये सूत्र आवर्धन का प्रूफ मिल गया। और यही सूत्र, मेन बात जो है, यही सूत्र उत्तल दर्पण के लिए भी होगा। लिख लीजिए इस बात को कि यही सूत्र इसके लिए होगा उत्तल, यही सूत्र उत्तल दर्पण के लिए भी होगा। ये मेन बात है, ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे समतल, अवतल और उत्तल दर्पण की पहचान। यानी हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं दर्पणों की पहचान, ये पढ़ेंगे, ठीक है। दर्पणों की पहचान दो तरीके से किया जाता है। पहला स्पर्श द्वारा, और दूसरा जो है वो है प्रतिबिंब देखकर। दूसरा जो है प्रतिबिंब का निर्माण कर या प्रतिबिंब देखकर। तो ये दो तरीके हैं। हम छू करके भी देख सकते हैं कि ये उत्तल है कि समतल है, या प्रतिबिंब का निर्माण कर देंगे तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि ये उत्तल है कि समतल है, ठीक है। तो दर्पणों की पहचान हम इन दो विधियों से करते हैं। अगला है उपयोग। अगला हम पढ़ेंगे उपयोग, ठीक है। इन्हीं दर्पणों का उपयोग। तो पहला हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। किसका? अवतल दर्पण, इसका उपयोग पढ़ेंगे, ठीक। तो अवतल दर्पण के उपयोग में जो पहला जो बात है वो ध्यान देने योग्य है कि अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, हम कैसे करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, जब कोई वस्तु P और F के बीच में होता है, हाँ, रखते हैं, तो जो प्रतिबिंब मिलता है वो हमें सीधा और बड़ा मिलता है। इसीलिए इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ध्यान दीजिए, जब दाढ़ी बनाते हैं तो इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात है, पहला तो हो गया दाढ़ी बनाने में, दूसरा हुआ कान, नाक, गले
के आंतरिक भाग की जांच हेतु, तो ये कान नाक और गले, ठीक है, के आंतरिक भाग की जांच हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। और अगला है स्टीमरों, मोटर और रेल में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग रेल में किया जाता है, स्टीमर में किया जाता है, और आप जो है मोटर में भी कर सकते हो इसका उपयोग, ठीक है, मोटर में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, मोटरों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो है इतने उपयोग इसके रहे, ठीक है। अगला है उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का काम क्या है पहले ये देख लीजिए, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है, तो इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसमें होता क्या है, इससे जो है वस्तु का प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में, यानी बड़े से वस्तु का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में हम बनाते हैं। अतः चालक की जो सीट होती है, देख लीजिए, जो ड्राइवर होते हैं उनकी जो बगल वाली शीशा होती है वो इसी की होती है। तो चालक के बगल की जो सीट के बगल की जो शीशा होती है वो इसी का प्रयोग किया जाता है, यानी उत्तल दर्पण लगा होता है। दूसरा इसका उपयोग होता है सड़क पर जो लैंप लगे होते हैं, सड़क पर, ठीक है, उन लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम दर्पणों का उपयोग करते हैं।